हेलो एंड वेलकम बैक टू एलिगेंट क्लासेस डियर स्टूडेंट्स। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, राइट? फॉर इकोनॉमिक्स वी आर मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सेट 1 है, ठीक है, ये आपका सेट 1 है और ऐसे कई सेट आपके सामने आएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दिस इज अ सेट 1। तो आज तक हमने इकोनॉमिक्स का क्या क्या कवर किया है? हमने माइक्रो कवर किया है, ठीक है, हमने माइक्रो कवर किया है, देन हमने मैक्रो कवर किया है विच इज द सेकेंड बुक, एंड देन हमने सस्टेनेबल कवर किया है, ठीक है। देन हमने क्या कवर किया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके हमने दो या दो चैप्टर किए हैं, इसके हमने सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं और इसके भी हमने सारे चैप्टर्स कवर किए हैं। माइक्रो के 2 चैप्टर इसलिए किए क्योंकि सीयूईटी के सिलेबस में वो 2 ही चैप्टर दिए हैं, राइट? सीयूईटी के सिलेबस में वो 2 ही चैप्टर इंक्लूड है, इसलिए हमने 2 ही चैप्टर किए, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपके बोर्ड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आपके जो बोर्ड के एग्जाम्स है वो बहुत ज्यादा नजदीक है, राइट? दे आर वेरी क्लोज, ठीक है। तो कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है फॉर बोर्ड्स, राइट? तो जो आप बोर्ड की प्रिपरेशन करते हो उस समय आपको ध्यान कुछ चीजों का रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान आपके हेल्थ का रखना है, पढ़ाई का भी बाद में, पहले हेल्थ का, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो ही आप एग्जाम्स अच्छे से लिख पाओगे और तो ही आप पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, सेकंड थिंग आपको खाने का ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी जो जंक फूड वगैरह होता है वो आपको नहीं खाना है बाहर से, ठीक है। जंक फूड आपको इन्वॉल्व नहीं करना है आपके खाने में जिससे आप बीमार हो जाए। आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, देन ब्रेड, वड़ा पाव, इन सबसे थोड़े दिन बच के रहिए, ठीक है। अगर आप ये खाते हो तो इसका इफेक्ट आपके हेल्थ पे होगा, ठीक है। और हेल्थ है तो ही एग्जाम है, इतना याद रखिए। तो अवॉइड सच थिंग्स, ठीक है। नंबर 3, प्रेशर लेना अवॉइड कीजिए, ठीक है। बहुत से बच्चों का ऐसा होता है, जब वो प्रेशर लेना स्टार्ट करते हैं ना तो उनकी जो कैपेसिटी होती है वो डाउन होने लगती है, ठीक है। मतलब वो अपना जो आपने पढ़ा है इतनी मुश्किल से, आपने जो इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं वो सब कुछ आप भूल जाते हैं, ठीक है, अगर आप प्रेशर लेते हैं तो मेरी आपको एक एडवाइस है कि प्रेशर ना लीजिए और जो पढ़ाई आप कर रहे हैं वो हंसी मजाक में कीजिए। इट नॉट मीन्स कि आप सीरियस ना हो, आप सीरियस रहिए आपकी पढ़ाई के लिए, लेकिन प्रेशर मत लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं ना कुछ 2 पॉइंट्स भूल गई, ठीक है, मैं 2 पॉइंट्स भूल गई और उसके बदले में मुझे गाना याद आ रहा है। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कुछ भूल जाते हैं लेकिन गाना हमें अच्छे से याद रहता है, ठीक है। तो प्रेशर मत लीजिए कि मैं कैसा स्टूडेंट हूँ, मैं तो पढ़ाई भूल गया लेकिन गाना मुझे अच्छे से याद है। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं बिहेव करना है, ठीक है। आपको ऐसे बिहेव करना है कि ठीक है, चलो गाना तो याद है, अब मुझे गाना याद रह सकता है तो पढ़ाई याद क्यों नहीं रह सकती, ठीक है। टेक इट इन पॉजिटिव वे, ठीक है। बहुत से बच्चों को इन सब चीजों का प्रेशर आ जाता है कि यार मुझे ये याद है लेकिन मैं पढ़ाई भूल जा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, पढ़ाई आपको भूलना नहीं है। अगर आप भूल भी जाते हो तो आपकी टेक्स्ट बुक उठाइए और रिवाइज कीजिए। भूलता है इंसान, हम बहुत बार पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग से निकल जाता है ना। अभी इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ना है, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो हम जब अलग अलग सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हमारे दिमाग में होगा तो मिक्स वेज तो तैयार होगी सब्जियों की, ठीक है। कॉलीफ्लावर लीजिए, देन लेडी फिंगर लीजिए, देन उसके बाद पोटैटो, टोमेटो, ये सब आप जब लेंगे तो जब आप इसको खाते हो तो आपके पेट में इसका मिक्सचर तैयार होता है, राइट? तो वैसे ही इतनी सारी पढ़ाई जब आप करते हो तो उसका मिक्स वेज आपके सर में भी तैयार होगा, राइट? तो सिलेक्टिवली आपको क्या उठाना है आपको कैसे कैसे पता चलेगा? जब आप उसकी मल्टीपल रिवीजन करेंगे और सबसे बेस्ट पॉइंट कि आप उसको लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी ये समय नहीं रहा कि तुम मुझसे कुछ सवाल पूछनी, मैं तुझसे कुछ पूछ लेता हूँ, होगी पढ़ाई, नहीं। आप अब क्या कीजिए, टेक क्वेश्चंस, ठीक है। आप क्वेश्चंस दीजिए, क्वेश्चन पेपर लीजिए, बैठिए, 3 घंटे तक का टाइम लगाइए और लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो कुछ याद आता है वो लिखिए, जो आप भूल रहे हो उसे नोट डाउन कीजिए, ठीक है। एक चीज तो ऐसी होती है कि आप उसे कितनी बार भी पढ़ते हो तो आप भूलते जाते हो, फिर आप उसे कितनी बार भी रिवाइज करो, ठीक है। एक चीज ऐसी होती है तो उस पर आपको किस तरीके से काम करना है। देखिए बहुत बार हम लोग ना कुछ अजीब सी चीजें तैयार करते हैं, ठीक है, उसे याद करने के लिए, ओके। तो आप वैसा कुछ ट्राई कीजिए कि कुछ अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन क्रिएट करके मैं उसे याद रख पाऊं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सॉन्ग्स अच्छे से याद होते तो किसी सॉन्ग से उसको रिलेट करके देखिए। अगर आपको मूवीज के नाम अच्छे से याद होते तो मूवीज से रिलेट कर कर उसे देखिए, ठीक है। ऐसा आप जब करेंगे ना, देन आपकी कैपेसिटी जो है याद रखने की वो बढ़ेगी, क्योंकि आपको पढ़ाई बहुत सारी करनी है, ठीक है। तो अगर आप कुछ अलग ट्रिक यूज करेंगे, कुछ हटके यूज करेंगे, ठीक है, तो वो आपको याद रखने में मदद होगा, राइट?
तो ये मेरी तरफ से आपको टिप्स है। सबसे फर्स्ट हेल्थ का ध्यान रखिए, सेकंड थिंग खाने का ध्यान रखिए, कुछ भी आपको नहीं खाना है, थर्ड प्रेशर मत लीजिए, एंड फोर्थ आंसर राइटिंग कीजिए, ठीक है। दिस क्योंकि बोर्ड्स के लिए आंसर राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। और अगर यही सीयूईटी पे हम लोग देखते हैं तो अगेन सेम थिंग्स, हेल्थ, खाना, आफ्टर दैट प्रेशर नहीं लेना है, एंड थर्ड थिंग एमसीक्यू सॉल्व करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है। और ये जब दोनों भी आप करोगे तो आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो आपको याद नहीं आ रहे या फिर आप उन्हें भूल जा रहे हो, ठीक है। ऐसे कुछ टॉपिक्स मिलेंगे ना आपको, तो जब वो टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं तो उस वक्त आपको क्या करना है, उनकी एक लिस्ट क्रिएट करनी है और उन्हें बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। उन्हें बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है। अगेन सब्जेक्ट के साथ भी सेम थिंग है, जो सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा टफ लगता है वो सब्जेक्ट आपको क्या करना है, उससे ज्यादा समय देना है। और जो सब्जेक्ट आपको बहुत इजी लगता है उसको निग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इजी सब्जेक्ट आपको ज्यादा मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें पूरी तरीके से निग्लेक्ट मत कीजिए, उन्हें भी इस तरीके से कीजिए कि वहां पर आपका कोई भी मार्क कट ना हो, ठीक है। बहुत लोगों को हिस्ट्री पसंद है, सपोज बहुत लोगों को हिस्ट्री पसंद नहीं है, बट आई एम गिविंग एग्जाम्पल, ठीक है, कि सपोज बहुत लोगों को हिस्ट्री पसंद है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसे निग्लेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आप पॉलिटिकल साइंस आपको हार्ड जाता है तो वो तो आप पक्का करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो हिस्ट्री है उसे आप पूरी तरीके से निग्लेक्ट नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, कि ये मुझे आता है ना, तो यहाँ पर मेरे एक भी मार्क्स कट नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये आपका क्या होना चाहिए, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए पढ़ने के पीछे, ठीक है, कि मेरा यहाँ पर एक भी मार्क कट नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये भी कुछ स्ट्रेटेजीज है जो आपको फॉलो करनी है फॉर योर बोर्ड एज वेल एज योर सीयूईटी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखिए, इनको अच्छे से क्या कीजिए, प्लान आउट कीजिए, वर्कआउट कीजिए, ये सारी चीजें ध्यान होनी चाहिए। और रोज 10 मिनट्स की एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपको प्रेशर ना आए, ओके। एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो सिट साइलेंट, ठीक है, थोड़ी देर के लिए साइलेंट रहिए, ज्यादा किसी से बात मत कीजिए इन मॉर्निंग टाइम, ठीक है। जो सुबह का टाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुबह के टाइम में अगर आप अपने आपका समय वेस्ट किया ना, तो वो दिन भर आपको ऐसा रिग्रेट होता है कि आज तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो सुबह का टाइम है वो इम्पोर्टेंट है, तो उस वक्त आप क्या कीजिए कि अवॉइड कीजिए कि आप किसी से बात करें। जाइए आपके रूम में, स्टडी रूम में जाइए, आपके बुक्स उठाइए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, लेकिन पढ़ने से पहले 5 या 10 मिनट्स आप साइलेंट बैठिए, ठीक है। आपका डे प्लान करिए कि मुझे क्या करना है, और आप डे कब प्लान करोगे, पहले दिन रात में, ठीक है। दूसरे दिन सुबह अगर डे प्लान करने जाओगे तो आधा समय वही चला जाएगा, ठीक है। तो सोने से पहले कल का डे प्लान कीजिए, आपके टारगेट सेट कीजिए, और सुबह उठते ही एक बार टारगेट को देख लीजिए, आपका टाइम देख लीजिए कि मुझे अभी किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। और ये मेजर पार्ट है, बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि मैंने अगर सुबह का टाइम इकोनॉमिक्स के लिए रखा है और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नहीं हो रहा है, तो इस पर स्टिक मत रहिए कि आपको सुबह इकोनॉमिक्स ही करना है, ठीक है। चेंज योर सब्जेक्ट, इमीडिएटली आप सब्जेक्ट चेंज कीजिए। देखिए आधा पौन घंटा देखिए अगर नहीं होता है ना, तो प्लीज चेंज योर सब्जेक्ट इमीडिएटली। आप किसी और सब्जेक्ट को उठाइए, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वॉटेवर जो सब्जेक्ट आपके हैं उनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को उठाइए और वो स्टार्ट कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आपको पढ़ना है, ओके। डिड यू गेट दिस? चलिए, तो हमने आज क्या क्या देखा, शेड्यूल कैसे करना है, सब्जेक्ट कैसे पहचानने हैं, खाना कैसे खाना है, हेल्दी रहना है, ठीक है, और आंसर राइटिंग या एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, ओके फाइन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच इज द पीवाईक्यू ऑफ इकोनॉमिक्स सीयूईटी, ठीक है। ये सीयूईटी के पीवाईक्यूज है, ओके, सीयूईटी के पीवाईक्यूज। चलिए देखते हैं, लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। Which committee was set up in 1955 to suggest the role of small scale industries promoting rural development? This is from your sustainable development वाला बुक, ठीक है। तो विच कमिटी मतलब कौन सी कमिटी सेटअप हुई थी 1955, जिसने ये सजेस्ट किया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करिए रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या कीजिए, प्रमोट कीजिए रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। मतलब किसी गांव के विकास के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रोल इंपॉर्टेंट है, उन्हें प्रमोट कीजिए। ये किस कमिटी ने 1955 में हमें सजेस्ट किया? दिस इज द क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल बी द आंसर? मालनोबिस कमिटी, तेंदुलकर कमिटी, कार्वे कमिटी और गोखले कमिटी। बताइए आंसर क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का। So, what is the right answer? Right answer is कार्वे कमिटी, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। राइट आंसर क्या है? कार्वे कमिटी, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, विच इज द कार्वे कमिटी, ओके। तो कार्वे कमिटी 1955 में सेटअप की थी, जिन्होंने ये सजेस्ट किया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है इन्हें प्रोमोट कीजिए ताकि रूरल डेवलपमेंट हो। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट इज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो बहुत छोटे
पैमाने पर काम कर सके, जिन्हें ज्यादा बजट ना लगे, ठीक है, जिन्हें ज्यादा बजट ना लगे टू स्टार्ट, ठीक है। मुझे कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, उसका बजट 2 करोड़ है, तो ऑफकोर्स ये ज्यादा पैसे हो गए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, जहां पर ज्यादा पैसा ना लगे और इंडस्ट्री भी स्टार्ट हो, जिससे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके हम लोगों को, ठीक है, जिससे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो, जिससे मशीनरी की खरीदी हो। अब हम मशीनरी खरीदी करेंगे, ठीक है, तो उसको पैसे मिलेंगे, मतलब इकोनॉमी में पैसा फ्लो होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोलने से एक तो इकोनॉमी में पैसा भी चलता रहेगा, फ्लो होगा, एंड लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, ठीक है। तो कार्वे कमेटी ने 1955 में जो सेटअप हुई थी, उन्होंने ये कहा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रोल जो है वो प्रमोट करो रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। समझ गए आप लोग? ओके, चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश गुड्स, मतलब ऐसे गुड्स जो फिनिश नहीं हुए, ठीक है, अनसोल्ड फिनिश गुड्स, और सेमी फिनिश गुड्स मतलब जो अनसोल्ड है, मतलब फिनिश गुड्स है, मतलब पूरे बन चुके हैं लेकिन वो बिके नहीं है, या सेमी फिनिश्ड है, मतलब उन पर कुछ प्रोसेस होना बाकी है, या फिर रॉ मटेरियल्स है, ठीक है, जो अभी बिके नहीं है, जो स्टॉक में अवेलेबल है, विच ए फर्म कैरीज फ्रॉम 1 ईयर टू नेक्स्ट ईयर इज कॉल्ड, ठीक है, मतलब एक साल से अगले साल वो उसे ले जा रही है, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ऐसा उन्होंने पूछा है। देखिए, मेरे पास ना एक नेल पेंट है, हम लोग हाथ पे नेल पेंट लगाते हैं, राइट, तो वो मैंने ना इस साल लाई थी, ठीक है, 1 जनवरी 2023 को मैंने लाई थी। उसकी उसकी वारंटी 2 इयर्स की है, ठीक है, और वो ना खत्म नहीं हुई है, ठीक है, वो क्या फिनिश नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है, तो वो मैं नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करूंगी, करूंगी या नहीं करूंगी, राइट। तो ऐसे गुड्स को क्या कहते हैं, ऐसा फैक्ट्रीज में जो अनसोल्ड फिनिश गुड्स होते हैं, मतलब जो पूरी तरीके से बन चुके हैं लेकिन जो बिके नहीं है, जो सेमी फिनिश्ड है, मतलब कुछ बना है, कुछ बाकी है, फिर भी बिका नहीं है, एंड कुछ रॉ मटेरियल है, ठीक है, जो बिका नहीं है, ठीक है, अलग अलग फैक्ट्रीज में अलग अलग पोजीशन पर होगा, ठीक है, जो रॉ मटेरियल सेल करते हैं उनके लिए रॉ मटेरियल बिका नहीं है, जो फिनिश गुड्स सेल कर रहे हैं उनके लिए फिनिश गुड बिका नहीं है, ठीक है, दिस डिपेंड्स ऑन फैक्ट्रीज। लेकिन ये उनके पास एज अ स्टॉक अभी भी पड़ा है, ये उनके पास एज अ स्टॉक क्या है, अभी भी पड़ा है, तो इसे क्या कहते हैं, जो वो इस साल से अगले साल उसके यूज करेंगे, ठीक है, यूज तो करेंगे, फेंक के तो हम उसे देंगे नहीं, या फिर वेस्ट तो डस्टबिन में तो हम नहीं डाल देंगे, राइट, वी आर गोइंग टू यूज इट, राइट, हम उसका इस्तेमाल करेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर पूछा गया है। तो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, इन्वेंटरी कहा जाता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, या इन्वेंटरी कहा जाता है, या प्रोडक्शन एट द एंड कहा जाता है, ये कह सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन एट द एंड, या फिर वेयर हाउसिंग मटेरियल, हम लोग वेयर हाउस में ही रखेंगे उसे, तो वेयर हाउसिंग मटेरियल भी कहा जा सकता है, लेकिन नहीं, ये दोनों भी ऑप्शन गलत है। इन्वेस्टमेंट तो ऑफकोर्स सही नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मीनिंग ही अलग है। सो द राइट आंसर इज इन्वेंटरी, ठीक है, सही जवाब क्या है, इन्वेंटरी इज द राइट आंसर, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, इन्वेंटरी इज द राइट आंसर, मतलब ये स्टॉक का दूसरा नाम है, ठीक है, स्टॉक का दूसरा नाम है या कह सकते हैं, या फिर ये उसकी पूरी डेफिनेशन का मीनिंग है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग, मतलब एक ऐसी अनसोल्ड चीज जो बिकी नहीं है, चाहे वो फिनिश्ड हो, सेमी फिनिश्ड हो, या रॉ मटेरियल्स हो, ठीक है, जो हम इस साल से अगले साल कैरी करेंगे, उसे इन्वेंटरी कहा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, इन्वेंटरी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। What will happen to aggregate demand curve in case autonomous investment of an economy increases, ठीक है, मतलब जो एग्रीगेट डिमांड कर्व होता है उसको क्या हो, उसकी क्या सिचुएशन होगी इन केस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है इकोनॉमी की वो बढ़ जाए, ठीक है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी की अगर बढ़ जाती है तो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है उसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हम इसका आंसर देखते हैं, व्हाट इज द आंसर, ठीक है, चलिए, दिस इज फ्रॉम योर माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में से पूछा गया है। ओके, सो लेट्स डिस्कस द आंसर। सो ऑप्शन नंबर 1 इज एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट इन पैरेलल अपवर्ड, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या होगा, पैरेलल शिफ्ट होगा अपवर्ड, ठीक है, हम लोग इसकी डायग्राम क्रिएट करते हैं, डायग्राम के साथ समझ जाएंगे, ठीक है, देखिए ये है आपकी डायग्राम, ठीक है, देखिए पहले इन्वेस्टमेंट यहाँ थी, ठीक है, पहले इन्वेस्टमेंट यहाँ थी, थोड़ा सा बड़ा बना लेते कर्व को, तो हमारा डिमांड कर्व ऐसा था, राइट, पहले इन्वेस्टमेंट यहाँ थी तो डिमांड कर्व ऐसा था, अभी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, ठीक है, ये जो है ना ये बढ़ी हुई इन्वेस्टमेंट है सेकेंड वाली, ठीक है, तो हमारा डिमांड कर्व ऐसा हो गया, ठीक है, हमारा डिमांड कर्व कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है,
तो ये क्या हुआ है, ये अपवर्ड शिफ्ट हुआ है, ठीक है, ये अपवर्ड शिफ्ट हुआ है, लेकिन कैसे हुआ है, पैरेलल शिफ्ट हुआ है, मतलब ये एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, ये दो लाइन ऐसी हो तो इन्हें पैरेलल करते हैं, फिर वो चाहे ऐसी हो या ऐसी हो, ठीक है, कैसे भी हो तो ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक है, इससे क्या हो गया, पैरेलल हो गया, राइट, दिस इज पैरेलल। सो एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट इन पैरेलल अपवर्ड्स, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कर्व अपवर्ड भी शिफ्ट होगा और पैरेलल होगा, ठीक है, कैसे होगा, पैरेलल होगा। समझ गए आप लोग, इट्स इजी, राइट, ओके फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, मतलब चाइना ने जो सारी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज लाई है अभी तक, ठीक है, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये किस बुक में आता है, बताइए किस बुक में आएगा। दिस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बुक है ना उसमें आएगा, ओके, ये उसमें आएगा, ठीक है, और किस चैप्टर में आएगा, दिस विल कम इन द नेबरिंग कंट्रीज, कंपैरिजन वाला जो लास्ट चैप्टर है उसमें आएगा, ओके फाइन। चलिए देखते हैं, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है, वन बाय वन इन्हें क्या करना है, अरेंज करना है। तो मैं आपके लिए इसके आगे ईयर्स लिखती हूँ, आप मुझे अरेंज कर दिखाइए, ठीक है, अगर मैं ईयर्स लिख दूंगी तो इट विल बी वेरी इजी, राइट। चलिए देखते हैं, अरेंज करते हैं इन सब चीजों को, फाइन। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओके, सो देखिए जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन था वो कब आया था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन कब आया था, ठीक है, इट स्टार्टेड इन 1958, ठीक है, 1958 में ये स्टार्ट हुआ, जो खत्म कब हुआ, अर्ली 1960s में, ठीक है, लेकिन हमें स्टार्ट डेट मैंडेटरी है, ठीक है, स्टार्ट कब हुआ, ठीक है। चलिए देन उसके बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये कब आया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कब आया ये देखना है हमें, ठीक है। तो व्हेन वाज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना केम इन 1949, ठीक है, 1949। ये कब आया, 2016 टू 20 का प्लान है उनका, 13 डेवलपमेंटल प्लान, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म्स इन 1978, ओके, 1978 में आता है। और ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है, ग्रेट प्लोरिटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, ये 1966 5 to 66 के बीच में माना जाता है, ठीक है। तो आपके हिसाब से फर्स्ट डेट कौन सी है, फर्स्ट, ठीक है, आपके हिसाब से फर्स्ट कौन सा है, ऑप्शन बी, ये फर्स्ट आएगा, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में, तो ये दो ऑप्शन तो यही कट हो गए, इसे एलिमिनेशन कहता है, ठीक है, तो ये दो ऑप्शन यही कट होता है, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या लगता है, क्या है, 1958, ठीक है, तो बी के बाद ए आना चाहिए, तो ये इस ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब है आंसर 3। देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना उसमें आप आपका ज्यादा समय वेस्ट मत किया कीजिए, आपको स्टार्ट डेट याद है और अगर एलिमिनेट हो पाता है तो इतने जल्दी कीजिए कि आपको अगले क्वेश्चन के लिए समय ज्यादा बचे, ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए आपको समय ज्यादा बचना चाहिए, ओके फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए जो प्लान्स है ना 13th 14th 12th 15th 11th, ये सबकी डेट अच्छे से याद कीजिए, जो कंपैरिजन में दिए हैं ना पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इनका तो आपको याद रखना ही है, इंडिया को तो पक्का याद रखना है, और ये जो दोनों दिए उनका भी आपको थोड़ा बहुत एवरेज याद रखना है, ताकि आपको आगे पीछे तो साल याद आ ही जाए, ठीक है, समझ गए, ओके। अभी ये क्वेश्चन करते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग नीचे दिया गया कोई एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अभी आपको क्या करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। उन्होंने ये तो बताया कि एक ऑप्शन इनकरेक्ट है रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट, लेकिन कौन सा इनकरेक्ट है वो आपको चूज करना है। इन केस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रहता है उसमें एक्सचेंज रेट जो है वो गवर्नमेंट फिक्स करती है, ठीक है, वो फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट होता है, मतलब गवर्नमेंट उसको फिक्स रखती है, ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 क्या है, मैनेज फ्लोटिंग रेट इज ऑल्सो कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग, ठीक है, मतलब जो रेट फ्लोटिंग होता है, जो फिक्स नहीं होता है, मैनेज फ्लोटिंग रेट को डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है, ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग रेट को डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है, ये सेकंड ऑप्शन है। ऑप्शन 3 क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहा जाता है, मतलब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है, ये कह रहे हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, इन केस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम सम गवर्नमेंटल एक्शन इंक्रीजेस द एक्सचेंज रेट, ठीक है,
मतलब जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होती है उसके हिसाब से कुछ गवर्नमेंटल एक्शन इंक्रीजेस होते हैं, ठीक है, कुछ गवर्नमेंटल एक्शन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो इसमें से गलत ऑप्शन कौन सा है? तो मैनेज फ्लोटिंग रेट को डर्टी फ्लोटिंग कहा जाता है या नहीं कहा जाता है, ये कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, राइट। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, देखते हैं, चलिए। सो द राइट आंसर इज, व्हाट इज द राइट आंसर? सो यस, मैनेज फ्लोटिंग रेट को डर्टी फ्लोटिंग कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन 3, राइट आंसर है, लेकिन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट नहीं कहा जाता। कैसे कहेंगे, देखिए दोनों के टर्म ही इतने अलग है, फिक्स्ड, फ्लोटिंग, ठीक है। फ्लोटिंग मतलब जो चेंज होता है, जो चेंज होता है, ठीक है। और फिक्स्ड मतलब जो फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता, नो चेंज, ठीक है। तो इसके नाम पे से आपको समझना चाहिए, ठीक है। दिस इज द इजी क्वेश्चन, अगर ये एग्जाम में है तो इसके 5 मार्क आपको पक्के करने ही हैं। देखिए आपको पीवाईक्यू से पता चलेगा कि कहाँ पर फ्रूट्स है, ठीक है। मतलब फ्रूट्स मतलब जहां पर आपके हाथ जल्दी से जाए और आप ले सके, ठीक है। तो ऐसे कुछ ना आपको छोटे छोटे गिफ्ट्स इन्होंने दे रखे होते हैं एग्जाम में, ठीक है, कि ये क्वेश्चन ये एक बार पढ़ ले तो इसका आंसर से आ ही जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे फ्रूट्स आपको मिलते हैं एग्जामिनेशन में, ओके। तो आपको बस इन्हें याद रखना है कि दिस इज द फ्रूट और ये मुझे काम यहाँ पर करना है, ओके फाइन। चलिए याद रखिएगा कि ऐसे जो क्वेश्चंस है वहां पर आपको ज्यादा काम करना है और उसको आंसर्स आपको तुरंत निकालने हैं, ताकि आपके 5 मार्क वहां पर फिक्स हो जाए और आपका समय भी यहाँ पर खर्च ना होकर हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में खर्च हो, ठीक है फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। The points on PPC shows one among the following, choose the correct option, ठीक है। जो PPC होता है उस पर नीचे कौन सी चीजें दिखाई जाती है, ठीक है, नीचे से कौन सी चीजें दिखाई जाती है उसमें से हमें सिलेक्ट करना है, ओके। तो पीपीसी मतलब क्या, पहले वो देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज द पीपीसी, पहले वो डिस्कस करते हैं। तो पीपीसी क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आपको याद है हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दिस इज नोन एज पीपीसी। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, आपको याद है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हमने क्या देखा था, याद कीजिए, ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हमने ये देखा था कि कोई भी टू चीज, कोई भी टू गुड्स को हम किस तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इनका, इन लिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्स में किस तरीके से हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नो, दिस इज नॉट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, दिस इज कि हम इन दो गुड्स से मैक्सिमम आउटपुट कितना निकाल सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आउटपुट कितना निकाल सकते हैं। और इस सिचुएशन में चीज क्या है, कांस्टेंट क्या है कि हमारे पास लिमिटेड गुड्स है, ठीक है। कांस्टेंट है कि हमारे पास लिमिटेड गुड्स है। एक्चुअली भी हमारे पास लिमिटेड गुड्स होता है, लेकिन हमने यहाँ पर कांस्टेंट पकड़ा है। कांस्टेंट ये है कि लिमिटेड गुड्स है और दो गुड्स से हमें मैक्सिमम आउटपुट को निकालना है, ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में नीचे से कौन सी चीजें बताई जाती है, अभी देखते हैं। लेसर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, लेसर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस दिखाया जाता है, नो। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस, कांस्टेंट रिसोर्सेस। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मतलब दो ही चीज हमारे पास होगी और उसमें से हमें मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, तो हम उसको पूरी तरीके से यूज करेंगे, राइट। हम उसमें से कुछ चीजें छोड़ेंगे क्या, नहीं छोड़ेंगे, हम उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हम उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, दिस इज नोन एज द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ओके फाइन। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। अभी आप देखिए फिर से एक चीज हाईलाइट होती है कि सारे कर्व्स इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने क्वेश्चन हमारे सेम क्वेश्चन नहीं था, बट द पैटर्न इज द सेम इन द वीडियो। जो वीडियो मैंने क्रिएट किया था वहां पर आपको ये कर्व समझाया था और क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा था। एक बार प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मैंने वीडियो में पूछा था, अगर एक बार मैं पूछ लेती हूँ तो आपको क्या होगा, वो याद होगा, वो याद होगा, और एग्जामिनेशन में अगर आएगा तो यू कैन रिकॉल इट फास्ट। इसलिए वीडियोस देखिए, इसमें सारे क्वेश्चंस तो आपको दिए हैं, साथ में उसका रिवीजन भी है और उसे पढ़ाया भी है, राइट। तो आप इसका फायदा लीजिए, टेक एडवांटेज ऑफ इट, ओके, आप इसका इस्तेमाल कीजिए, राइट। चलिए देखते हैं, which among the following statement is not correct about WTO? What is the WTO? WTO is World Trade Organization, World Trade Organization, ठीक है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म है लिखने का, ओके। तो इसमें से नीचे दिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है,
ये सही नहीं है अकॉर्डिंग अबाउट WTO, ठीक है, WTO के बारे में ये सही नहीं है। तो देखिए इट इज अ सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गैट, ये गैट की सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है, तो बताइए है या नहीं। ओके चलिए देखते हैं है या नहीं। तो इट इज अ सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गैट, ठीक है, गैट की क्या है, सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है। फुल फॉर्म ऑफ गैट क्या है, गैट का फुल फॉर्म क्या है, बताइए गैट का फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछा जा सकता है आपको। टेल मी। सो द जनरल एग्रीमेंट, ठीक है, इसका आंसर क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो इट इज अ सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गैट, ये फाउंड हुई थी 1995 में, ये भी सही है। गैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948 विद 29 कंट्रीज, ये भी सही है। ठीक है, द एम ऑफ WTO इज टू प्रोमोट रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजिम इन विच नेशंस कैन नॉट प्लेस आर्बिट्ररी रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका एम ही तो ये है कि उन्हें क्या करना है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, कि जिसमें नेशन किसी को भी आर्बिट्ररी रेस्ट्रिक्शंस ना लगाए ट्रेड के लिए, ठीक है, सबको ट्रेड अलाउड हो, ठीक है, दिस इज द राइट। तो सारे सही, तो गलत क्या है, गलत ये है ऑप्शन नंबर 3। देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज रॉन्ग, इट इज 23 कंट्रीज नॉट 29 कंट्रीज, ठीक है। ये गैट कब स्टैब्लिश हुआ था, गैट कब स्टैब्लिश हुआ था, व्हाट इज द डेट ऑफ गैट एस्टेब्लिशमेंट, ईयर क्या है गैट एस्टेब्लिशमेंट का। सो दिस वाज स्टार्टेड ऑन 30 अक्टूबर 1947, ठीक है, 1947 में स्टार्ट हुआ, और 27 कंट्रीज 23 कंट्रीज के साथ स्टार्ट हुआ, 29 कंट्रीज के साथ नहीं। तो स्टार्ट कब हुआ, 30 अक्टूबर 1947 को, और 23 कंट्रीज के साथ, ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। आपको ये दिया जाएगा कि दिस इज द गैट का फुल फॉर्म, इसके सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है WTO, और दिस इज एस्टैब्लिश्ड इन 1948, और कोई भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट बनाकर दे दिया जाएगा। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसे अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, एक हिंट दी है उन्होंने कि ये पूछा जा सकता है। ओके फाइन, तो पक्के से याद रखिएगा, इसे भूलना नहीं है अभी आपको। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द वर्कर्स हाईली वल्नरेबल, ठीक है, नीचे दिए गए कौन सी चीजों में से वर्कर हाईली वल्नरेबल फील करता है, मतलब वल्नरेबल मतलब, वल्नरेबल का मतलब क्या है, इनसिक्योर, ठीक है, असुरक्षित, इनसिक्योर। तो वो कब इनसिक्योर फील करेगा, उसे कौन सी चीजें इनसिक्योर फील करवाती है, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, ओके, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्किल्स, ओके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर देखो इंसान सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उससे तो फिर वल्नरेबल फील होने का कोई चांस ही नहीं है। सैलरीड एम्प्लॉयमेंट है, मतलब आपको सैलरी मंथली मंथ मिलती है, तो वहां पर भी कोई चांस नहीं है कि आप अपने आप को क्या करो, वल्नरेबल फील करो। तो कैजुलेशन ऑफ वर्कफोर्स है या लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्किल है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल बी द आंसर, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, टेल मी। तो जो गलती हमने यहाँ पर अभी की है ना, सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, वो सेम गलती आप एग्जामिनेशन में दोहराएंगे, ठीक है, वो सेम गलती आप एग्जामिनेशन में दोहराएंगे। वल्नरेबल का मीनिंग इनसिक्योर है, ये तो आप जानते हैं, और सैलरीड एम्प्लॉयमेंट मतलब जिनको मंथली सैलरी मिलती है, तो आप यहाँ पे क्या समझोगे कि मंथली सैलरी मिलने के बाद इंसान वल्नरेबल क्यों फील करेगा, वो तो लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्किल की वजह से करेगा। बट यहाँ पर मतलब ये है कि आपको सैलरीड एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है, आपको सैलरीड एम्प्लॉयमेंट नहीं है, दिस इज द मीनिंग। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ये सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके लीड्स ऑफ स्कैरी इन एन इकोनॉमी, सॉरी मैं डायरेक्टली ऑप्शन रीड कर रही थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 9, इन एन इकोनॉमी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर, ठीक है, इकोनॉमी में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मतलब किसी चीज को सिलेक्ट करने की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो नीचे दिए गए अकॉर्डिंग टू नीचे दिए गए कौन सी चीजों की वजह से प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो आपको इसे नंबर वाइज लगाना है, ठीक है, आपको इसे क्या करना है, नंबर वाइज लगाना है, फाइन। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट लीड्स टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, ये हो सकता है। डिमांड आर अनलिमिटेड, ये भी हो सकता है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइसेस, ठीक है, ये भी हो सकता है। आवर रिसोर्सेस आर लिमिटेड, ठीक है, ये भी हो सकता है, बट एग्जैक्टली क्या है ये देखते हैं। ओके तो कैसे अराइज होगी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, अकॉर्डिंग टू यू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कैसे अराइज होगी। तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि आवर रिसोर्सेस आर लिमिटेड, ठीक है, हमारे जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, स्टार्टिंग ही यहाँ से होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जहां जहां है उसे टिक कीजिए, तो आपके सारे ऑप्शन कट गए, आंसर विल बी द
1, ठीक है, लेकिन हम एक बार एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, प्रॉब्लम, आवर रिसोर्सेस आर लिमिटेड, हमारे रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। डिमांड्स आर अनलिमिटेड, ठीक है, रिसोर्सेस लिमिटेड है बट डिमांड्स क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है, डिमांड्स अनलिमिटेड है। एंड द ऑप्शन देन लीड्स टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, और इसकी वजह से क्या होता है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस फील होती है। एंड देन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज, ठीक है, उसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। सबसे पहली चीज क्या होगी कि हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड है, डिमांड्स अनलिमिटेड है, फिर भी हम हमारी डिमांड पूरी करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, फिर उससे क्या होगा, लीड्स टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस की बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। एंड फिर हमें प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमें स्टार्ट होती है, ठीक है। ओके फाइन, समझ में आ गया, इट्स टू इज राइट। ऐसे क्वेश्चन आपको आसान जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन सच में आपको आसान जाएंगे, क्योंकि ना इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इट्स इजी, ये आप ऐसे कर लोगे, ठीक है। अगर आपने सारे वीडियोस अच्छे से देखे ना तो ये आप आपके राइट हैंड से इजीली कर पाओगे। हम कहते हैं नहीं तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, मेरे लेफ्ट हैंड का खेल है, ठीक है, तो आप ये आपके राइट हैंड से कर पाओगे, मैं दाएं हाथ नहीं ले रही हूँ, ठीक है, दिस इज द माय डायलॉग, ओके फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ पीवाईक्यूज, 10वां क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ये कोई लाइन से नहीं है, कोई सीरीज से नहीं है, मैंने किसी भी ईयर का क्वेश्चन लिया है और यहाँ पर कंपाइल किया है, ओके। देखते हैं क्या है। Arrange the following on the basis of year they have come into force enacted in India. नीचे दिए गए चीजों को आपको क्या करना है, लाइन से अरेंज करना है कि वो इंडिया में कब आए। डिमोनेटाइजेशन इंडिया में कब हुआ, रिसेंट डिमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ, कोविड पैंडेमिक 2020 में आया, ठीक है। जीएसटी कब लागू हुआ, 2018 में लागू हुआ। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या फिर एक्ट कब आई, बताइए कब आई ये एक्ट, बताइए जल्दी बताइए कब आई, ठीक है। तो मनरेगा कब आया था, 2005 में आया था, ठीक है, कब आया था, 2005 में। और जनधन अकाउंट स्कीम 2014 में, 2014 में जब गवर्नमेंट आई तभी जनधन अकाउंट स्कीम आई। बट आप श्योर हो कि गुड्स एंड सर्विस एक्ट 2018 में आया था, ये ईयर आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि बहुत से जगह पे 2018 भी मिलता है, ठीक है, बट इसका रियल आंसर है 2017, दिस इज रॉन्ग। तो अभी अरेंज कीजिए, इट्स टू सिंपल, मनरेगा जो ऑप्शन नंबर डी है वो फर्स्ट आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 कट, ऑप्शन नंबर 3 कट, एलिमिनेशन, राइट। तो ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, देखते हैं। तो 2005 के बाद 2014 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ई आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द क्वेश्चन नंबर 11। Firms spend money for giving on the job training on their workers to enhance, ठीक है। फर्म क्या करती है, बच्चों को जॉब ट्रेनिंग देती है, मतलब अपना पैसा खर्च करती है जॉब ट्रेनिंग पर, उनके वर्कर्स को जॉब देने में वो क्या करती है, अपना पैसा खर्च करती है। तो वो क्या एनहांस कर रही है, किस चीज की ग्रोथ कर रही है, तो व्हाट विल बी द आंसर, आपको क्या लगता है कि क्यों मिलती होगी ट्रेनिंग। देखिए, हम जॉब ट्रेनिंग क्यों देते हैं, सबके यहाँ पर जॉब की टेक्निक्स अलग अलग होती है, ऐसा नहीं है, टेक्निक्स तो समवॉट सेम ही है, ठीक है, लेकिन हम जॉब ट्रेनिंग क्यों देते हैं। अगर किसी को फर्स्ट टाइम लाकर काम के लिए आपने बैठा दिया, ठीक है, सपोज मैं एक हार्डवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है, जो मैं हूँ नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, ठीक है, लेकिन इट्स एन एग्जाम्पल, ठीक है, सॉरी आई एम फ्रॉम सोशल साइंस बैकग्राउंड, नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि मैं एक हार्डवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है, मैं एक हार्डवेयर इंजीनियर हूँ और मुझे ना ये सारी ट्रेनिंग्स मेरे कॉलेज में मिल चुकी है, तो मुझे ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत है, देयर इज नो नीड, मुझे ट्रेनिंग की कोई खास जरूरत है नहीं, ठीक है। बट मैं एक कंपनी में गई जहां पर मैंने काम स्टार्ट किया, ठीक है, मैं एक कंपनी में गई जहां पर मैंने गाड़ियों का काम स्टार्ट किया, फाइन। और मुझे मतलब मैंने जब कॉलेज किया था उस वक्त पार्ट्स के नाम कुछ अलग थे, आज के जो पार्ट्स है वो कुछ अलग है। ऑफकोर्स गाड़ियों में जैसे मोबाइल अपडेट्स होते हैं, 4G 5G जैसे स्पीड अपडेट होती है, मोबाइल अपडेट होते हैं, राइट, उस तरीके से गाड़ियां भी अपडेट होगी, राइट। तो जो मैंने सीखा था वो पार्ट्स एक अलग थे और जो आज मैं काम कर रही हूँ वो पार्ट कुछ अलग है। मैं पार्ट ही नहीं समझ पा रही हूँ तो मैं काम कैसे करूंगी, ठीक है, आप समझ रहे हो। इसीलिए जॉब ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। जॉब ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि जॉब पर आप काम स्टार्ट करने से पहले आप सारी चीजें, बेसिक चीजें समझ जाओ, इसलिए जॉब ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई द ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो तो अभी आप ऑप्शन आपके हिसाब से चूज कर सकते हैं। लीगल कंजम्पशन इज नॉट द राइट आंसर, फर्म्स हैज मोर मनी, ऑफ कोर्स नॉट, ज्यादा पैसा होगा तो वो जॉब ट्रेनिंग क्यों करेंगे, वो रोबोट ही ला लेंगे, वर्कर्स को क्यों लाएंगे, राइट, वो दे कैन क्रिएट रोबोट्स ओनली, राइट।
तो दिस इज द रॉन्ग आंसर। फैक्ट्री मैकेनाइजेशन ये भी सही नहीं है। द राइट आंसर इज लेबर प्रोडक्टिविटी। इससे लेबर की क्या होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तभी तो हमारा काम हो पाएगा, राइट। अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई तभी तो हमारा काम अच्छे से हो पाएगा, राइट। समझ गए आप लोग? फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई होप आपको एग्जाम्पल रिलेवेंट लगा होगा, ठीक है, क्योंकि मैं तो सोशल साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैंने तो जस्ट एग्जाम्पल आपको दिया है। आई होप इट इज रिलेवेंट। ओके फाइन, चलिए दिस क्वेश्चन नंबर 12, द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के नीचे दिए गए कुछ सोर्सेस है, एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़ के। अगेन दिस इज फ्रॉम सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला बुक, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले बुक में से पूछा गया है। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही पूछा गया था, ठीक है फाइन। चलिए देखते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का ये सोर्स है, माइग्रेशन है, ऑफ कोर्स मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि कोई एक विलेज में रह रहा है, ठीक है, और वहां पर उसके पास पढ़ाई की सुविधाएं नहीं है, ठीक है, उसने पढ़ाई, ठीक है, वहां पर क्या है, स्टडीज अवेलेबल नहीं है, उसे इंजीनियरिंग करना है और वहां पर अवेलेबल नहीं है, और अगर उसने ऑनलाइन कर भी लिया तो वहां पर कंपनीज नहीं है, ठीक है, कंपनीज नहीं है, तो ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कैसे होगा, ही हैव टू मूव, राइट, उसे जाना ही पड़ेगा, ही हैव टू मूव फ्रॉम देयर, ठीक है, समझ रहे हो आप। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अभी देखिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब आप जब जॉब पे जाते हो तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अगेन मैंने आपको बताया कि ये लेबर की क्या है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, दिस इज इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है, लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, तो ऑफकोर्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। So on the job training is again the important in labor productivity. So it is a type of labor formation, sorry, human capital formation, right? Expenditure on health and education, नहीं ये तो नहीं हो सकता, right? ये नहीं हो सकता। How? देखिए अगर आप बीमार होते हो तो आपकी हेल्थ पर अगर खर्चा ही नहीं होगा तो यू कांट टेक एजुकेशन, राइट। आप एजुकेशन नहीं ले पाएंगे अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो, ठीक है, तो एजुकेशन नहीं लेंगे तो आपका ह्यूमन कैपिटल में फॉर्मेशन कैसे होगा। तो हेल्थ एंड एजुकेशन दे आर द इम्पोर्टेंट, राइट, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सही आंसर क्या है, रूरल पीरियोडिक मार्केट्स, ठीक है, ये रूरल पीरियोडिक मार्केट्स क्या है ये आपको जानने की जरूरत नहीं, दिस इज इररिलेवेंट, ठीक है, ये इररिलेवेंट है और ये दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये सोर्स नहीं है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, ओके समझ गए आप लोग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर डी, ओके, जैसे आपके एग्जाम में होगा पैटर्न वैसे। फाइन, अभी हम हमारा अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डोमेस्टिक सर्विसेज वुमेन परफॉर्म एट होम आर नॉट पेड फॉर, ठीक है, आपकी मम्मी, दादी, चाची ये सब घर पर क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, ये काम करते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें पैसे नहीं दिए जाते, ये पेड है क्या, दिस इज नॉट पेड। सिंस मनी इज नॉट बीइंग यूज्ड हियर एंड इज नॉट रजिस्टर्ड एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, दिस रिजल्ट इन, ठीक है, मतलब यहाँ पर पैसों का इस्तेमाल ही नहीं है तो ये रजिस्टर्ड होगा क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी में, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ओवर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, एग्जैक्ट एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी और इकोनॉमिक एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। तो आपको क्या लगता है व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। मतलब आपकी मॉम जो काम कर रही है, डोमेस्टिक वर्क करती है, उसके पैसे उन्हें मिलते नहीं है तो ये इकोनॉमी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, ये पैसा यूज में नहीं दिखता है, इकोनॉमी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब ये किस टाइप में आएगा, ये आएगा अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी में, ठीक है, अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी में ये आएगा, ओके। कैसे आएगा, एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको, ठीक है, देखिए ओवर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी मतलब क्या, पहले ये बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। मतलब कुछ चीजें जो जीडीपी के बाहर है उसे भी हम लोग काउंट करते हैं, और अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, पैसा दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, पैसा ये दिख रहा नहीं है, पैसा यहाँ पर दिख नहीं आ रहा है, खुलकर नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया, जीडीपी, यहाँ पर जीडीपी होगा क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा क्या, काउंट होगा क्या, काउंट नहीं होगा, तो अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी में ही आएगा, राइट। इसका मीनिंग समझ लीजिए पहले आप, व्हाट इज द अंडर एस्टिमेशन, व्हाट इज द ओवर एस्टिमेशन, ठीक है। सो देखिए ओवर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी मतलब जहां पर ना टारगेट जो है, मतलब टैक्स टारगेट, ओके, टैक्स टारगेट, तो आपको ना इतना, इस साल इतना टारगेट था कि 5 लाख टैक्स कलेक्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट का ही टारगेट था, लेकिन गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया 7 लाख, ठीक है, कलेक्ट कितना किया 7 लाख, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओवर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, मतलब हमें ज्यादा पैसा मिल गया, ठीक है, जीडीपी अच्छी ग्रोथ हुई। और अंडर एस्टिमेशन क्या होगा कि 5 लाख करना था लेकिन हुआ कितना 4 लाख, ठीक है, ये तो नुकसान हो गया हमारा 4 लाख, ठीक है, ये आता है अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी में। तो जो इनकम, जो
मोम की इनकम है जो उसे पैसे ही नहीं मिलते हैं वो घर के काम के, तो वो रजिस्टर्ड नहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी में, इसलिए उसका टैक्स हम कलेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, एग्जैक्ट मतलब 5 लाख डिमांड किया था, 5 लाख आया। ओके, समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज कॉल्ड, ठीक है, जो इंडिया की सिस्टम है मेडिसिन, इसे क्या कहते हैं? इट्स टू इजी क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत आसान है और उसको कोई एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं। द राइट आंसर इज आयुष। ठीक है, आयुष कहता है, या फिर वैदिक मेडिसिन कहते हैं, या फिर इंडियन मेडिसिन कहते हैं। सोचिए सोचिए, आयुष इज अ मिनिस्ट्री। आयुष क्या है? ये मिनिस्ट्री है, हमने ये मिनिस्ट्री फॉर्म की है। ठीक है, मिनिस्ट्री है ये। बट आपको क्या लगता है आंसर भी यही है? व्हाट यू थिंक? आंसर इज सेम? यस, वी आर राइट, आंसर इज आयुष ओनली। ठीक है, आयुष ये मिनिस्ट्री भी है। तो आप प्लीज एग्जाम में ऐसा मत समझना कि ये तो मिनिस्ट्री का नाम है तो वैदिक मेडिसिन ही राइट होगा। हमारे पास वैदिक मेडिसिन है, हम लोग वैदिक मिनिस्ट्रीज में, सॉरी वैदिक मेडिसिन में मानते हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन। जैसे किसी झाड़ के कुछ पत्ते अगर हम लेते हैं, उसको उसको पीस के उसका जूस बनाते हैं तो उससे हमारा दर्द कम होता है। ये सब चीजें वैदिक मेडिसिन में आती है। बट इंडिया की जो मेडिसिन है वो आयुष मेडिसिन ही है। ठीक है, आयुष मेडिसिन ही कहता है। अब मुझे बताइए आयुष का फुल फॉर्म क्या है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आयुष? इट कैन बी आस्क, इट कैंट बी आस्क, पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। ए से आयुर्वेदिक, ठीक है, ए से क्या होता है आयुर्वेदिक, वाई से योगा, ठीक है, यू से क्या होगा? ए से आयुर्वेदिक, वाई से योगा, यू से क्या होगा? बताइए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यू? ओके, सो यू स्टैंड्स फॉर यूनानी, ठीक है, यूनानी, ठीक है, एस स्टैंड फॉर सिद्धा। ये सब क्या है पता है आपको? ये ना थेरीज है अलग अलग, इन सबकी अलग अलग मेडिसिन होती है। ठीक है, और एच स्टैंड्स फॉर होम्योपैथी, ये तो आप सब लोगों ने सुना होगा, राइट? होम्योपैथी तो आप सब जानते हैं, राइट? तो सिद्धा और यूनानी ये नई चीज है आपके लिए, लेकिन ये भी सेम फिलोसॉफीज है लाइक योगा, बट इसमें मेडिसिन भी होती है और फिजिकल एक्सरसाइज भी होती है। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? मेडिसिन भी इंक्लूड है, फिजिकल एक्सरसाइज भी इंक्लूड है इसमें। ओके, आर यू गेटिंग पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द इजी क्वेश्चन, तो प्लीज मिनिस्ट्री समझकर वैदिक मेडिसिन को टिक मत कीजिएगा। ये फिर से रिपीट तो नहीं होगा, लेकिन अगर बाय चांस रिपीट होता है तो प्लीज डोंट डू दैट। ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दिस डिमांड इज मोर देन द लेवल ऑफ आउटपुट। डिमांड जो है वो ज्यादा है लेवल ऑफ आउटपुट से। प्रोड्यूस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, मतलब पूरी एम्प्लॉयमेंट लेवल, किसी कोई पार्ट टाइम नहीं आ रहा है, किसी की छुट्टी नहीं है, कुछ नहीं। ओके, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड विच लीड्स टू, ठीक है, एक्सेस डिमांड हो रही है, उस जो क्या लीड करती है? तो बताइए मुझे। टोमेटो की रेट 325 रुपए किलो हुए थे, 325 रुपीज केजी। डिड यू रिमेम्बर? अभी कुछ महीना पहले की बात है। तो क्यों हुए थे? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल द रीजन? उसकी जो डिमांड थी, मतलब जो उसका सप्लाई था मार्केट में, डिमांड ज्यादा थी लेकिन सप्लाई क्या था मार्केट में? कम था। टोमेटो उतने आए ही नहीं थे। ठीक है, तो अगर एक शॉप पे टोमेटो है और वो मैं उससे जाकर बोल रही हूँ कि आप मुझे दीजिए, आप जो भाव में देंगे मैं लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे टोमेटो की बहुत जरूरत है, मेरा ब्लड कम है और मुझे सूप पीना है। ठीक है, ऐसा मैंने जाके कहा। सेम पर्सन, अनदर पर्सन आया, उसने बोला 400 रुपए किलो। मैंने कहा ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ 400 रुपीज। ठीक है, दूसरा पर्सन आया, उसने कहा मैं आपको 500 रुपीज देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये टोमेटो चाहिए 1 केजी। तो आप समझ रहे कि भाव कैसे बढ़ता है? ठीक है, इन्फ्लेशन कैसे होता है? तो जब डिमांड जो है वो ज्यादा कम होती है, ठीक है, डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो उस वक्त इन्फ्लेशन होगा। लेकिन डिमांड ज्यादा है और सप्लाई उतना ही है, ठीक है, सॉरी, डिमांड उतनी ही है और सप्लाई ज्यादा है, तो इट विल लीड टू डिफ्लेशन इन द मार्केट। ठीक है, दिस सिचुएशन कॉल्ड एज द डिफ्लेशन इन द मार्केट। ठीक है, मतलब जहां पर पैसों की कमी होती है। ठीक है, जहां पर पैसों की क्या होती है? कमी होती है। लेकिन यहाँ इस पॉइंट में आपको सप्लाई का नोटिस कहाँ मिला है? कहीं मिला है कि सप्लाई कहाँ है? ठीक है, नहीं मिला है ना, तो दिस आंसर इज द रॉन्ग, ये आंसर गलत है। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल द राइट आंसर? आपको क्या लगता है सही आंसर क्या होगा? देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़िए। दिस डिमांड इज मोर देन लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब जितना आउटपुट चाहिए था, प्रोड्यूस करना चाहिए था, उससे ज्यादा है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड विच लीड्स टू, इस सिचुएशन को एक्सेस डिमांड कहा जाता है। विच लीड्स टू, इसका लीड्स क्या होगा? मतलब ये किस रूप में फॉर्म होगी? लेकिन अगर आपने क्वेश्चन गलत तरीके से रीड किया तो आपके मार्क्स यहाँ पर गए, 5 मार्क्स जाएंगे और नेगेटिव का भी 1 मार्क जाएगा। तो कैसे? डिमांड इज मोर, मतलब हम डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, डिमांड इज मोर देन लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। ठीक है,
मतलब जितना आउटपुट हमें चाहिए उससे भी, मतलब जितना आउटपुट हमने बनाया है, आज मेरे फैक्ट्री में सिर्फ 2 ही किलो कांदे बने हैं, ठीक है, सॉरी फैक्ट्री में नहीं, मैं फार्म, ओके, मेरे फार्म में सिर्फ 2 ही किलो कांदे बने हैं, लेकिन डिमांड मेरे पास 10 किलो की है, डिमांड मेरे पास 10 किलो की है। तो मैं क्या कहूंगा, जो मुझे सबसे ज्यादा रेट देगा मैं उसे सेल करूंगा, यही राइट है, ठीक है। तो दिस विल लीड टू इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन होगा, ठीक है, दिस विल लीड टू इन्फ्लेशन। फाइन, समझ रहे हो आप लोग, समझ में आया आपको, ठीक है। तो आज हमने सेट 1 में 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ओके फाइन। बचे हुए क्वेश्चन हम सेट 2 में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझ में आया, आप सब कुछ समझ रहे हो। और सबसे ज्यादा जरूरी ये समझिए कि अगर आप क्वेश्चन गलत तरीके से रीड करते हो, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 15 में किया, मैंने आपको जानबूझ के यहाँ पर कंफ्यूज किया, क्यों किया, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन गलत तरीके से रीड करोगे ना, तो आपके 5 मार्क्स तो गए और आपका एक नेगेटिव मार्क भी चला जाएगा, मतलब 6 मार्क्स का आपका क्या है, लॉस है। बल्कि जबकि ये कंसेप्ट इतनी आसान है, इट्स टू इजी, दिस कंसेप्ट इज टू इजी, बट पूछा ऐसे फॉर्म में गया है कि आप वहां पर कंफ्यूज हो जाओ, उसे पूछा ही ऐसे फॉर्म में गया है कि आप वहां कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो आपको एग्जामिनेशन में कंफ्यूज नहीं होना है, यू हैव टू बी वेरी श्योर, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन रीड करो कि आप फर्स्ट रीडिंग में ही आंसर दे पाओ। हाँ, ये भी बहुत बार होता है, आपको फर्स्ट इसमें क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप सेकेंड टाइम पढ़ो, थर्ड टाइम पढ़ो, लेकिन फोर्थ टाइम फिफ्थ टाइम जब आप पढ़ोगे ना, तब आप उस क्वेश्चन में ही गोल गोल फिरने लगोगे, ठीक है। दिस इज हैपन्स, ठीक है। जो बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें ये होता है, एक दो या हार्डली 3 टाइम क्वेश्चन को रीड कीजिए, 4 5 या 6 टाइम रीड करने जाओगे तो आप वही गोल गोल फिरने लगोगे, आपको लगेगा कि ये आंसर है, नहीं नहीं ये आंसर है, नहीं नहीं ये आंसर है, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। सो इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप 1 2 या 3 टाइम ही क्वेश्चन को रीड करें, 1 2 या 3, उससे ऊपर आप क्वेश्चन को रीड मत कीजिए। उसमें आंसर आता है तो सॉल्व कीजिए, नहीं आता है तो लीव इट, पीछे से छुड़ाना, ठीक है, एक बार उसे छोड़ दो, अगले की क्वेश्चन करो, फिर सॉल्व करना, ठीक है, पीछे से सॉल्व करना। और अगर फिर भी नहीं आता है, ऐसा लगता है कि यार ये तो पूरा व्हाइट ही जा रहा है, ये बॉल ही पूरी व्हाइट है, मैं मार ही नहीं सकता इस पे, ठीक है, तो स्किप इट। अगर आप स्किप करोगे तो उस क्वेश्चन के 5 मार्क्स तो बचेंगे ही, लेकिन आपके जो नेगेटिव मार्किंग का 1 मार्क है वो बच जाएगा, ठीक है। और 1 मार्क भी सीयूईटी में मैटर करता है, एज यू नो राइट, पॉइंट मैटर करता है, तो 1 मार्क तो करेगा ही, राइट। तो जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो पूरा वाइट जा रहा है, मैं इसे कवर ही नहीं कर पाऊंगा, इस बॉल को तो मैं कवर ही नहीं कर पाऊंगा, या फिर इस पे तो मैं 6 मार ही नहीं सकता, ठीक है, तो यू हैव टू स्किप इट, आपको उसे स्किप करना है, इजीली स्किप करना है, ओके फाइन। तो आज हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए इन आवर सेट 1, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चन इन आवर सेट 2, सेट 3, जितने सेट्स बनते हैं देखते समय के हिसाब से चलते हैं, ओके फाइन। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं जहां पर हम बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ओके फाइन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच, लेट्स मीट विद द सेट 2, ओके, सेट 2 के साथ मिलते हैं, फाइन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।